नमस्कार साथियों। राजस्थान की जलवायु अपना टॉपिक चल रहा था और उसमें वर्षा ऋतु तक अपन ने पढ़ा। अब बात करेंगे दोस्तों अगली ऋतु की, और वो है अपनी शरद ऋतु। शरद ऋतु में हमें वही जो प्रमुख चीज़ें पढ़नी है, पहले उनकी बात करें अपन। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसमें समय की, कि शरद ऋतु का समय कब से कब तक है। तो आपने दो ऋतुएं पढ़ी हैं इससे पहले, एक तो ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक, फिर उसके बाद पढ़ी आपने वर्षा ऋतु जो मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक है। अब अपन बात करेंगे शरद ऋतु की, यानी वर्षा ऋतु के तुरंत बाद में कौन सी आएगी दोस्तों। तो इसका समय होगा मध्य सितंबर से नवंबर तक। समय कब से कब तक होगा इसका, मध्य सितंबर से नवंबर तक। अब इस ऋतु के बारे में अपन तापमान, वायुदाब आदि दशाओं की बात करें तो दोस्तों यहाँ अपन बात करेंगे इस समय सूर्य की प्रमुख लंबवत स्थिति की। ये मान लो अपनी पृथ्वी है और ये है अपनी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको आप कह सकते हैं कर्क रेखा। और ये मान लो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है दोस्तों, जिसे आप कह सकते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये इधर अंतिम जो अक्षांश है वो मान लो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये अंतिम अक्षांश है इधर दक्षिण में, वो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब आपने पढ़ा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हुए 23.5 डिग्री कोणीय झुकाव के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वर्ष भर में सूर्य की 4 प्रमुख लंबवत स्थितियां बनती दोस्तों। एक स्थिति तो आपने पढ़ी थी कर्क संक्रांति के रूप में, और ये स्थिति बनती है कब, 21 जून को। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्थिति आपने पढ़ी थी मकर संक्रांति के रूप में, और ये बनती है दोस्तों 22 दिसंबर को। इसके बाद वर्ष में 2 बार, एक बार तो 21 मार्च को और एक बार 23 सितंबर को। वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं दोस्तों भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की लंबवत स्थिति है इसे कहा जाता है विषुव, और विषुव की स्थिति वर्ष में 2 बार बनती है दोस्तों। 21 मार्च को स्थिति बनती है, उसे कहा जाता है बसंत विषुव, और 23 सितंबर की स्थिति को कहते हैं दोस्तों शरद विषुव। अब जैसा हमें पता है कि अपनी इस शरद ऋतु का जो समय है वो मध्य सितंबर से नवंबर तक है, यानी ये अपना मान लो मध्य सितंबर की अगर अपन बात करें तो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत है। यहाँ पर अपना राजस्थान है, मान लो ये राजस्थान का भूभाग है। ये मान लो अपना राजस्थान है दोस्तों। तो अब मध्य सितंबर से नवंबर की बात करें तो सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन हो रहा है, अर्थात राजस्थान का जो भूभाग है ना, यहाँ सूर्य की किरणें धीरे धीरे तिरछा हो रही हैं। कहने का मतलब अगर सूर्य की किरणें राजस्थान में दोस्तों तिरछी होंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि शरद ऋतु में तापमान है ना वो धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे घटता है। अब जैसा आपने पढ़ा कि पृथ्वी के धरातल पर तापमान और वायुदाब दोनों में एक दूसरे से विपरीत संबंध होता है। यदि तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी तो वायुदाब दोस्तों बढ़ेगा। तो यहाँ पर यदि अपन वायुदाब की दशा की बात करें ना, तो वायुदाब धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता है। यहाँ तक एक बार दोबारा देखें, शरद ऋतु का समय तो होता है दोस्तों मध्य सितंबर से नवंबर तक। इस समय राजस्थान में सूर्य की किरणें हैं
वो धीरे धीरे तिरछा होने लगती हैं, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर लंबवत होता है। और जैसे जैसे वो भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर लंबवत होगा तो राजस्थान के भूभाग में सूर्य की किरणें हैं वो धीरे धीरे तिरछी होंगी। परिणाम पे तापमान में क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी। जैसे जैसे तापमान घटेगा उसके साथ साथ वायुदाब में वृद्धि होगी। इस समय दशाएं कैसी बनती हैं, थोड़ा सा अपन बात करें। ये मान लो अपनी भूमध्य रेखा है दोस्तों, ठीक है। ये आ जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब हमें पता है कि इस समय सूर्य है ना वो दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत है। अगर अपन भारतीय भाग की बात करें तो भारत तो रह गया उत्तरी गोलार्ध में, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी हिंद महासागर है। तो यहां दोनों क्षेत्रों के बीच अपन जो दशाएं हैं, वायुमंडलीय दशाएं, उनकी बात करेंगे दोस्तों। इधर तो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो सूर्य की किरणें क्या है इस समय, तिरछी। सूर्य की किरणें क्या है इस समय, तिरछी गिर रही हैं। तो अगर सूर्य की किरणें तिरछी होंगी तो तापमान क्या होगा दोस्तों, कम होगा, धीरे धीरे तापमान घटेगा। तो इसका मतलब इस समय यहाँ निम्न तापमान, और तापमान निम्न है तो वायुदाब क्या होगा दोस्तों, उच्च। तो भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में तो शरद ऋतु के समय कौन सी दशाएं बन रही हैं दोस्तों, निम्न तापमान और उच्च वायुदाब की। और इसके विपरीत अपन बात करें दक्षिणी हिंद महासागर में तो यहां पर सूर्य की किरणें क्या हैं दोस्तों, सीधी। और सूर्य की किरणें सीधी हैं, इसलिए कैसी दशाएं बनेंगी, उच्च तापमान और न्यून वायुदाब की स्थिति बनेगी। दोबारा से देखना, शरद ऋतु के समय सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होता है, यानी भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर धीरे धीरे लंबवत होगा। तो ऐसी स्थिति में इस समय भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होने से दोस्तों तापमान धीरे धीरे घटेगा और वायुदाब में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी निम्न तापमान और उच्च वायुदाब की स्थिति बनेगी। इसके विपरीत इसी समय दक्षिणी हिंद महासागर में सूर्य की किरणें सीधी होने के कारण उच्च तापमान और न्यून वायुदाब की स्थिति बनेगी। जैसा आपने पढ़ा कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब है तो दोस्तों इस समय उत्तर से हवाएं किस ओर चलेंगी, दक्षिण की ओर। अब हमें पता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न विस्थापन बल के कारण हवाएं हैं वो अपनी मूल दिशा से उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बाईं ओर विस्थापित हो जाती हैं। तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध है और यहां कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये हवाएं किस ओर मोड़ेंगी दोस्तों, दाईं ओर मोड़ेंगी, अर्थात हवाओं की दिशा ये हो जाएगी। और ये दिशा होने का मतलब हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगेंगी। तो शरद ऋतु के समय हवाओं की दिशा कौन सी हो जाती है दोस्तों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। आपने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के समय मानसूनी हवाओं की जो दिशा थी वो पढ़ी थी। ग्रीष्मकालीन मानसून में हवाओं की दिशा क्या होती है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और अपन यहां देख रहे हैं कि इस समय उसके विपरीत हवाएं चलती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अर्थात शरद ऋतु वो समय है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस लौटता है। कई बार प्रश्न आता है ये कि कौन सी ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस लौटता है, जवाब होगा अपना दोस्तों शरद ऋतु में। यही कारण है कि शरद ऋतु को हम मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सी ऋतु को कहा जाता है, तो अपना जवाब होगा दोस्तों शरद ऋतु को कहा जाता है। यहां तक एक बार दोबारा देखना, शरद ऋतु का समय है वो मध्य सितंबर से नवंबर तक है। इस समय सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होता है, इसलिए राजस्थान में सूर्य की किरणें तिरछी होने से धीरे धीरे तापमान में कमी आती है। तापमान में जैसे जैसे धीरे धीरे कमी आती है उसके साथ वायुदाब में धीरे धीरे वृद्धि होती है।
और इस समय अपन अब बात करें तो भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में इस समय सूर्य की किरणें तिरछी होने से निम्न तापमान और उच्च वायुदाब की स्थितियां बनती हैं, जबकि इसी समय दक्षिणी हिंद महासागर में सूर्य की किरणें सीधी होने से दोस्तों उच्च तापमान और न्यून वायुदाब की स्थिति बनती है। अर्थात हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि आपको पता है हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, और इस समय उच्च वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है दोस्तों, न्यून वायुदाब। तो हवाएं उत्तर से किधर चलेंगी, दक्षिण की ओर। लेकिन आपको पता है कि हवाएं अपनी मूल दिशा में प्रवाहित नहीं हो पाती, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की सतह पर एक विस्थापन बल उत्पन्न होता है, जिससे आपने कहा कोरियोलिस बल, क्योंकि उस बल के जो खोजकर्ता हैं वो कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक हैं, इसलिए उस बल को क्या कहा गया दोस्तों, कोरियोलिस बल कहा गया है। और उस कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर विस्थापित हो जाती हैं, इसलिए हवाओं की दिशा क्या बनती है दोस्तों, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अर्थात इस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस लौटता है, इसलिए इस ऋतु को क्या कहा जाता है दोस्तों, मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। अब बात आती है मानसून के लौटने से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की, कि सबसे पहले मानसून कहाँ से लौटना प्रारंभ होता है, राजस्थान में मानसून के लौटने की शुरुआत कब होती है, राजस्थान के अधिकांश भागों से मानसून कब तक लौट जाता है, राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूर्णतः कब तक लौट जाता है, सबसे पहले किस जिले से लौटना प्रारंभ होता है और सबसे अंत में किस जिले से लौटता है। इसी मानसून के आने और लौटने की अवधि के आधार पर अपन राजस्थान के जो मानसून काल है उसका निर्धारण करेंगे कि राजस्थान में सबसे लंबा मानसून काल कौन से जिले का है और सबसे छोटा मानसून काल कौन से जिले का है। एक बार देखें दोस्तों, पहले अपन जो वर्षा ऋतु में आपने पढ़ा उसकी बात करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आपने वर्षा ऋतु में पढ़ा है उसके आने का समय देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ये मानसून कहाँ आता है और सबसे अंत में कहाँ आता है, पहले तो इस बात को देखना है। सर्वप्रथम दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये कल आप पढ़ चुके हैं, बांसवाड़ा जिले में आता है। यानी राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है वो कौन सा जिला है दोस्तों, वास्तव में बांसवाड़ा है। लेकिन राजस्थान के अधिकांश भागों में जिस मानसूनी शाखा से वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, जो आप कल पढ़ चुके हैं। और वो बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में दोस्तों झालावाड़ से प्रवेश करती है। हालांकि मानसून सबसे पहले बांसवाड़ा में आ रहा है, लेकिन झालावाड़ को मानसून का प्रवेश द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि राजस्थान के अधिकांश भागों में बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है और वो है झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। तो राजस्थान में सबसे पहले मानसून कहाँ से, तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों, दक्षिण दिशा से बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है 15 जून को अरब सागर की शाखा के रूप में। सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचता है ये अपन ने कल बात नहीं की, अब देख लेते हैं इसे। सबसे अंत में अगर अपन बात करें तो मानसून जैसलमेर जिले में पहुंचता है दोस्तों। और कब पहुंचता है तो जवाब होगा 15 जुलाई तक। तो राजस्थान में मानसून सबसे पहले कहाँ आ रहा है, बांसवाड़ा जिले में। कब आ रहा है दोस्तों, 15 जून को। सबसे लास्ट में मानसून कौन से जिले में पहुंचता है, जवाब होगा जैसलमेर में। कब पहुंचता है दोस्तों, 15 जुलाई को। यानी बांसवाड़ा में मानसून के आगमन और जैसलमेर में मानसून के आगमन के मध्य लगभग 1 माह की अवधि का अंतर है। बांसवाड़ा में जहां 15 जून को प्रवेश कर जाता है तो जैसलमेर तक यह मानसून 15 जुलाई तक पहुंच पाता है। अब ये इसी के साथ अपन तुलना करें मानसून के लौटने की। लौटने का समय अगर अपन बात करें तो राजस्थान में शुरुआत कब होती है लौटने की, तो राजस्थान में मानसून के लौटने की शुरुआत दोस्तों 15 सितंबर से मानी जाती है कि 15 सितंबर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस से लौटना शुरू हो जाता है। तो कब लौटना शुरू होता है, तब तो अपना जवाब क्या हो गया, 15 सितंबर को। सर्वप्रथम कौन से जिले से लौटता है, तो जवाब होगा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले से लौटता है। यहां पर एक चीज देखना, सबसे लास्ट में कहां आया,
जैसलमेर में। और सबसे पहले कहाँ से लौट रहा है? जैसलमेर से। यानी जैसे भारत में ट्रेनों के संचालन में एक नियम का अनुसरण किया जाता है। जैसे मान लो कोई रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर दो ट्रेनों का आपस में क्रॉसिंग है, तो एक नियम जिसका पालन होता है वो आपने देखा होगा दोस्तों। जैसे मान लो रेलवे स्टेशन पर इधर से एक ट्रेन आई और आकर वो रुक गई क्योंकि सामने से दूसरी ट्रेन का क्रॉसिंग है, तो पहले ए ट्रेन आती है, फिर बी ट्रेन आती है। अब आने का समय तो पहले ए आई बाद में बी आई, लेकिन याद रखना दोस्तों पहले रवाना कौन सी होगी? जो बाद में आई वो पहले रवाना होती है और जो पहले आती है वो बाद में रवाना होती है। ऐसा ही अपने यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून में राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जहां सबसे पहले मानसून आया था वहां से सबसे अंत में लौटेगा, जहां सबसे लास्ट में आया था वहां से मानसून सबसे पहले लौटेगा। जैसा कि सबसे अंत में कहां से आया, तो जवाब था अपना जैसलमेर से। सबसे पहले कहां से लौट रहा है? आया कब था दोस्तों? यहाँ 15 जुलाई को। और लौट कब रहा है यहाँ से? 15 सितंबर को। अर्थात जैसलमेर जिले में जो मानसून काल है वो सबसे छोटा है। अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सबसे छोटे मानसून काल वाला जिला कौन सा है आपके सामने दोस्तों? जैसलमेर। और वो मानसून काल का जो समय है वो 15 जुलाई से 15 सितंबर यानी लगभग 2 माह का समय है। मानसून काल छोटा है, यही कारण है कि जैसलमेर जिले में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता या सर्वाधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता या सर्वाधिक उतार चढ़ाव कौन से जिले में देखने को मिलता है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर। अब इसके बाद बात करें कि लौटना तो शुरुआत हुई 15 सितंबर से। सबसे पहले कहां से लौटा? जैसलमेर से। फिर बात आती है कि राजस्थान के अधिकांश भागों से कब लौट जाता है? तो दोस्तों अधिकांश भागों से 15 अक्टूबर तक लौट जाता है। जबकि पूर्णतया कब लौटता है? तो जवाब होगा दोस्तों 15 नवंबर तक लौटता है। यहां तीनों चीज याद रखें आप। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लौटने की शुरुआत, तब तो जवाब होगा 15 सितंबर। अधिकांश भागों से कब लौट जाता है? तब जवाब होगा 15 अक्टूबर तक लौट जाता है। और पूर्णतया राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब तक लौट जाता है? जवाब होगा 15 नवंबर तक। सबसे पहले कहां से लौटना शुरू होता है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान से लौटना शुरू होता है। कौन से जिले से? जैसलमेर से। सबसे लास्ट में मानसून कहां से लौटता है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले से। आया भी कब कहां था? सबसे पहले बांसवाड़ा में। जाएगा भी सबसे बाद में कहां से? बांसवाड़ा में। इसका मतलब राजस्थान में सबसे लंबे मानसून काल वाला अगर जिला देखा जाए तो वो कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा है, जहां मानसून काल की अवधि लगभग 4 माह या उससे अधिक होती है। तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आए, दोबारा से देखना। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सी ऋतु को कहा जाता है? जवाब होगा दोस्तों शरद ऋतु को कहा जाता है, क्योंकि इस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस लौटता है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लौटने की शुरुआत कब होती है? जवाब होगा दोस्तों 15 सितंबर से होती है। सबसे पहले राजस्थान के किस भाग से लौटता है? अपना जवाब होगा उत्तरी पश्चिमी भाग से। और कौन से जिले से लौटता है दोस्तों? जैसलमेर जिले से। आया भी कहां था सबसे लास्ट में? जैसलमेर में। राजस्थान में सबसे पहले कहां आता है? बांसवाड़ा में। सबसे लास्ट में कहां आता है? जैसलमेर में। 15 जुलाई तक पहुंच पाता है और लौटना शुरू हो जाता है 15 सितंबर को। कहने का मतलब राजस्थान में सबसे छोटे मानसून काल वाला जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर है। और यहाँ मानसून काल कितना है? मात्र 2 माह का। यही कारण है कि यहाँ वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। राजस्थान के अधिकांश भागों से कब लौटता है? अपना जवाब होगा 15 अक्टूबर तक। और इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर पूछ ले कि राजस्थान के संपूर्ण भूभागों से या राजस्थान से पूर्णतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब तक लौट जाता है? तब जवाब दोस्तों अपना 15 नवंबर होगा। सबसे लास्ट में कहां से लौटता है? दक्षिणी भाग से। कौन से जिले से? बांसवाड़ा से। आया भी कहां था? बांसवाड़ा में। इसका मतलब सबसे लंबे मानसून काल वाला जिला कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा है। जैसलमेर में सबसे छोटा मानसून काल था, इसलिए विषमता या उतार चढ़ाव ज्यादा थे। यहां पर मानसून काल सबसे लंबा है। तो इसके जैसलमेर वाले के विपरीत प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा में न्यूनतम विषमता या उतार चढ़ाव की स्थिति कौन से जिले में? तब जवाब होगा दोस्तों
बांसवाड़ा में। अगर बांसवाड़ा ऑप्शन नहीं है तो दूसरा जवाब आपका झालावाड़ होगा। ये बात हो गई अपनी किसकी, शरद ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लौटने की। अधिकांश भागों से दोस्तों कब लौट गया मानसून, 15 अक्टूबर तक। अब इससे आगे के प्रश्न आते हैं कि 15 अक्टूबर तक जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वो राजस्थान के अधिकांश भागों से लौट जाता है। इस मानसून के लौटने के साथ साथ आपने पढ़ा कि राजस्थान में सूर्य की किरणें हैं वो धीरे धीरे तिरछी होती हैं, जिसके कारण तापमान में कमी आती है। लेकिन दोस्तों मानसून के लौटने के बाद अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। जो मानसून के लौटने के साथ तापमान घट रहा था, जैसे ही मानसून 15 अक्टूबर के लगभग राजस्थान के अधिकांश भागों से लौट जाएगा तो अचानक तापमान में वृद्धि होगी दोस्तों। अचानक तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। कब, 20 अक्टूबर के आसपास। इस प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो पूछ ले कि शरद ऋतु में 20 अक्टूबर के आसपास अचानक तापमान में वृद्धि क्यों होती है, तो इसका कारण होगा दोस्तों क्योंकि इस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस लौट जाता है, इसलिए एक बार अचानक तापमान में वृद्धि होती है। किस तिथि के आसपास की घटना है ये, 20 अक्टूबर के आसपास। अब इस ताप वृद्धि को कहा क्या जाता है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि 20 अक्टूबर के लगभग शरद ऋतु में अचानक तापमान में वृद्धि जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, तो अपना जवाब क्या होगा, अक्टूबर की गर्मी। यह इसका दूसरा नाम भी हो सकता है। जैसे समय 20 अक्टूबर के आसपास का है, इस समय अपने हिंदी माह कौन से हो सकते हैं, या तो इस समय आश्विन माह होगा दोस्तों, या फिर इस समय चल रहा होगा अपना कार्तिक माह। अर्थात ये तापमान में वृद्धि है या तो कब होगी, आश्विन में, या कब होगी, कार्तिक में। इसलिए इसे आश्विन या कार्तिक की उमस भी कहा जाता है। या तो आप इसे कह दो अक्टूबर की गर्मी, या कह दो इसे आश्विन या कार्तिक की उमस भी कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सर्दी गिरना प्रारंभ हो जाती है, और ये सर्दी गिरने की शुरुआत दोस्तों नवंबर माह में होती है। उस प्रारंभिक सर्दी से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में नवंबर माह में गिरने वाली प्रारंभिक सर्दी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे गुलाबी सर्दी के नाम से जाना जाता है। नवंबर माह में गिरने वाली प्रारंभिक सर्दी को क्या कहते हैं, तो अपना जवाब क्या होगा, गुलाबी सर्दी कहते हैं। एक बार यहां दोबारा इसे रिवाइज करें। 15 अक्टूबर के लगभग राजस्थान के अधिकांश भागों से जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस लौट जाता है, उसके बाद 20 अक्टूबर के आसपास अचानक तापमान में दोस्तों वृद्धि होती है, जिसे अक्टूबर की गर्मी या इसे अपन कह सकते हैं आश्विन या कार्तिक की उमस कहते हैं। इसकी वजह आपको बता दी, मानसून के लौटने के कारण ये बढ़ेगा अचानक। इसके बाद नवंबर में जो प्रारंभिक सर्दी गिरेगी उसे क्या कहेंगे, तो अपना जवाब होगा गुलाबी सर्दी। अब शरद ऋतु से संबंधित अपना अंतिम प्रश्न है। जैसे आपने ग्रीष्म ऋतु के समय पढ़ा था कि राजस्थान में हवाओं की सर्वाधिक गति कब होती है, तो अपना जवाब था दोस्तों मई व जून माह में। अगर इन दोनों में से भी एक माह की बात की जाए तो जून माह राजस्थान में वह माह है जिस समय हवाओं की गति सबसे ज्यादा होती है, और कई बार जून माह में हवाओं की अधिकतम जो गति है वो 142 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। जबकि इसके विपरीत प्रश्न किया जाए कि राजस्थान में किस माह में हवाओं की गति न्यूनतम होती है, तो दोस्तों उस माह का संबंध अपनी शरद ऋतु से है। इस प्रश्न को याद रखने के लिए एक मैं साधारण आइडिया आपको बता रहा हूं। जैसे एक अपना त्योहार होता है दोस्तों दीपावली, और दीपावली के पर्व पर अपन दीप जलाते हैं। अगर हवाओं की गति अधिक होती तो शायद उन दीपों का जलना संभव नहीं था। आप देखते हैं कि दीपावली को दीपक जलाते देर रात तक, वो दीपक जब तक उसमें तेल या घी जो भी आप यूज करें वो तब तक रहता है, तब तक वो दीप जलते रहते हैं। उस समय हवाओं की गति न्यूनतम होती है। तो आप दीपावली को जोड़कर उस माह को याद रख सकते हैं दोस्तों। राजस्थान में हवाओं की जो न्यूनतम गति है वो नवंबर माह में होती है। वैसे तो नवंबर या दिसंबर आ सकता है,
और दोनों में से अगर एक माह को आपको ढूंढना है, एक माह का चयन करना है, तो दोस्तों जवाब होगा राजस्थान में हवाओं की न्यूनतम गति जो है वो नवंबर माह में होती है, जबकि अधिकतम कब थी? जून माह में। यह है अपनी शरद ऋतु। इसके बाद अगले जो क्लास होगी अपनी कल, उसमें अपन बात करेंगे दोस्तों शीत ऋतु की, और उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अपना राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेश। याद रखें दोस्तों, यहाँ जलवायु प्रदेशों में अपन मुख्यतः 4 वर्गीकरण पढ़ेंगे जलवायु प्रदेशों के। एक राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण जो भारतीय मौसम विभाग द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसके बाद कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थानवेट का जलवायु वर्गीकरण और टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण पर अपन चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।